कौन छुट्टी नहीं? सुनिए, हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लास्ट लेक्चर में जब हम लोग छुट्टी किए थे वहां तक पढ़े हुए थे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या बात पढ़ना था हमको, एक बार हम उसको रिकॉल कर लेते हैं, याद कर लेते हैं क्या था उसमें। देखिए, यह एक बॉन्डिंग थ्योरी है जो वर्नर के थ्योरी के बाद दी गई थी, ठीक है ना। इसे लाइनस पॉलिंग के द्वारा दिया गया था, जिसमें मेटल और लिगेंड के बीच में बनने वाले बॉन्ड को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक, इसमें क्या बताया गया है, इसमें देखिए क्या जो बताया गया वो बात आपको टर्म हम एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं। क्या बताया गया इसमें, सबसे पहले ये बताया गया है कि अगर हमारे पास मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक ऐसे ML6 ऐसे कोई दिया हुआ है, यहाँ पे X दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया है। तो हम बोलेंगे जो ये M है वो क्या है, हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, केंद्रीय धातु परमाणु है। और ये जो L है वो क्या है, लिगेंड्स है। इस केंद्रीय धातु परमाणु को चारों तरफ से घेरने का काम कौन कर रहा है, लिगेंड के द्वारा किया जा रहा है। और X क्या है, हमारा काउंटर है, ये हमें बहुत पहले से पता है। तो पूछा बताया गया है कि देखिए सेंट्रल मेटल एटम जो M है, सबसे पहले ये बॉक्स अवेलेबल कराएगा। ये कितने बॉक्स अवेलेबल कराएगा, जितने हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतना बॉक्स अवेलेबल कराएगा, ठीक है ना। ये बॉक्स किसके हो सकते हैं, ये S के हो सकते हैं, P के हो सकते हैं और D के हो सकते हैं। बॉक्स अवेलेबल कराने का जिम्मेवारी सेंट्रल एटम के पास है। अब बॉक्स में से किस बॉक्स का चुनाव करना है, ये जिम्मेवारी किसके पास है, लिगेंड्स के पास है। अगर मेरा लिगेंड मजबूत है, लिगेंड दो तरह के हैं, एक मजबूत लिगेंड और एक कमजोर लिगेंड। अगर मेरा लिगेंड जो है वो स्ट्रांग है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, तो वो क्या करेगा कि सामने वाले ऑर्बिटल्स में, मतलब जैसे कि आपको क्या बताया, एग्जांपल में बताया था ना कि मान लेते हैं कि क्लास में बच्चे एकदम पूरा फैल के बैठे हुए हैं। तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाता है, स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट आता है, तो क्या करेगा कि पुराने वाले को जबरदस्ती हटा के जगह खाली करेगा, जहां मन करेगा तहां बैठेगा, है कि नहीं। आज जो अगर मान लेते कोई ऐसा आता है जो वीक है, तो वो क्या करेगा, जहां जगह मिलेगा वहां बैठ जाएगा। तो लिगेंड के साथ भी वैसा ही है। अगर लिगेंड स्ट्रांग है तो वो क्या करते हैं, जबरदस्ती जगह खाली करवाते हैं, ठीक है ना। और अगर जैसे कि मेटल का जिम्मेवारी हो गया कि जगह बता देना कि देखिए यहाँ पे आपको आके बैठ सकते हैं आप। लिगेंड का काम है कि अगर लिगेंड मेरा स्ट्रांग है तो वो रीअरेंजमेंट करवाएगा। क्या होता है रीअरेंजमेंट, बता देते, एग्जांपल देके बना देते हैं। रीअरेंजमेंट करवाएगा। और अगर लिगेंड अगर मेरा वीक है तो वो रीअरेंजमेंट नहीं कराएगा, जहां पे जगह होगा वहीं पर जाके फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो दो तरह के लिगेंड्स होते हैं, एक स्ट्रांग और एक वीक। फिर अगर अगर बॉन्डिंग के लिए रीअरेंजमेंट करवाया जाए, भीतर के डी का इस्तेमाल किया जाए। भीतर के डी का मतलब, जैसे मान लेते हैं हम 4 का S और 4 का P इस्तेमाल किए, तो मेरे पास दो गो ऑप्शन है, हम 4 का D इस्तेमाल कर सकते हैं और 3 का D इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 3 का D इस्तेमाल करेंगे तो उसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे, अंतः कक्षक यौगिक कहेंगे, आंतरिक कक्षक यौगिक कहेंगे, मतलब वो भीतर का D इस्तेमाल कर रहा है। और अगर हम बाहर का डी इस्तेमाल करते हैं, यानी 4 का S 4 का P, अगर हम 4 का डी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यानी बाह्य कक्षक यौगिक कहेंगे, ठीक है ना। तो दो तरह के होंगे, इसके बारे में भी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो भीतर का, अंदर का डी तब इस्तेमाल होता है जब हमारा जो लिगेंड है वो क्या हो, स्ट्रांग हो, जो जबरदस्ती करके रीअरेंजमेंट करा ले तब, ठीक है ना। एग्जाम्पल के साथ और अच्छा से क्लियर होगा। एक तो ये लिगेंड वाली कहानी हो गई, लास्ट जब समझाए भी थे इसके बारे में। फिर अगला पॉइंट ये कहता है कि अगर सारा बॉन्ड बनने के बाद, सारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तैयार करने के बाद, अगर आपको कोई ऐसी स्थिति दिख जाती है, सिंगल भरा हुआ, अर्धभरित अयुग्मित, जिसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की स्थिति बोलते हैं, तो ऐसा दिख जाएगा तो हम इसको बोलेंगे कि ये पैरामैग्नेटिक है। इसको क्या बोला जाएगा, इसको अनुचुंबकीय कहते हैं हम लोग। ये हम लोग 11th में पढ़े हुए थे, याद आ रहा है, MOT में बताया था इसको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। और अगर आपको ऐसी स्थिति मिलती है, पूरा का पूरा ऐसे कंप्लीट फुलफिल्ड मिल रहा है, इसको हम लोग डायामैग्नेटिक बोलेंगे, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिचुंबकीय बोलेंगे। ये डायामैग्नेटिक है, यानी ये क्या है, प्रतिचुंबकीय है। एक पैरामैग्नेटिक और एक डायमैग्नेटिक। अब इसको और अच्छे समझने के लिए एग्जाम्पल का उपयोग करेंगे। चलिए हम एक एग्जाम्पल बनाते हैं। आपके NCERT किताब का पहला एग्जाम्पल दिखेगा, लिखा लिखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है।
बुक के अंदर दिया हुआ है, क्वेश्चन है, हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन CO NH3 whole 6 Cl3 with help of VBT। मतलब संयोजकता आबंध सिद्धांत के अनुसार CONH3 whole 6 Cl3 में बंधन को अस्पष्ट करें। मतलब एक कॉम्प्लेक्स है, एक कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, एक कॉम्प्लेक्स है, और हमसे पूछा जा रहा है कि आपके पास इससे संबंधित जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं, आप जो कुछ भी जानते हैं इस कॉम्प्लेक्स के बारे में उसको बताइए। किसके आधार पर बताइए? डीबीटी के आधार पर बताइए। इसको खूब ध्यान से समझिए, पहले का क्वेश्चन है अभी, ठीक है ना। 4 को क्वेश्चन एनसीईआरटी में बुक के भीतर बनाया गया है, ठीक है ना। बड़ा इस शॉर्टकट में एनसीईआरटी खींच दिया है, 3-3 लाइन वाला ही हम खोज दें। यहां देखिए, ऐसा कुछ बॉक्स बना के दिया हुआ है, देखिए तो ऐसा बॉक्स बॉक्स बनाया हुआ है कि नहीं बनाया हुआ है? बुक में कहीं बनाया हुआ है ना बॉक्स? हाँ हाँ बिल्कुल, यही VBT एक्सप्लेन करा गया यहाँ पे। एक एक कॉम्प्लेक्स के बारे में VBT की सहायता से बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया गया है, तो वही हम लोग चल रहे हैं समझने, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका काम होगा कि सेंट्रल एटम को पहचानिए, कौन है, कौन सा सेंट्रल एटम है? कोबाल्ट है। तो सबसे पहला काम होगा कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना। बताइए तो कोबाल्ट किस नंबर पे आता है? कोबाल्ट आता है 27 नंबर पे। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका? पूरा लिखिए कि आर्गन से लिखना शुरू करें, समझ में आ रहा है ना। उसके पहले का भी लिख सकते हैं, आर्गन से लिख रहे हैं। यहां आप लिख लिया आर्गन, आर्गन मन हो गया 18। आर्गन के बाद 4s2 ये कैल्शियम हो गया, इसके इधर लिख लेते हैं 3d7। अरे भले भरते हैं डी को बाद में ही, लेकिन जगह तो उसका पहले ही ना है, 3 का ना है वो, 3 का S, 3 का P, 3 का D, तब ना 4 स्टार्ट हो रहा है। लेकिन भरने का जब तरीका होता है उसमें क्या करते हैं, 4s भरने के बाद क्या भरते हैं हम लोग? 3d को भरते हैं, लेकिन लिखते उसको पहले हैं 4s 4p0 4d0। अच्छा, इसका मतलब समझ रहे हैं? कहने का मतलब हुआ ना कि जब पूरा का पूरा डी भर जाएगा, जब डी में 10 को हो जाएगा, तब अगली बार इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? पी में जाएगा। तो पहले डी भर जाएगा तब ना। अभी तो डी में 7 को इलेक्ट्रॉन है, डी में 3 को जगह जगह है, तो 4p में कितना होगा? 0, और 4d में भी कितना होगा? 0। ऐसे बना दिए कहानी। अब अगला काम क्या है हम लोग का, कि अगला बार इसका बॉक्स डायग्राम बनाएंगे। बॉक्स डायग्राम समझ में आ रहा है? 11th में पढ़ाया था बॉक्स डायग्राम। बताइए तो डी के लिए कितने बॉक्सेस बनते हैं, और एस के लिए, पी के लिए, ये पता है हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका बॉक्स डायग्राम बनाएंगे। चलिए इसका बॉक्स डायग्राम बनाया जाए। आर्गन में ऐसे ही लिख लेंगे। डी के लिए कितना बॉक्स बना ले हम लोग? 1 2 3 4 5। एस के लिए कितना बॉक्स बनाए? पी के लिए कितना बनाएंगे? और डी के लिए फिर से कितना बनाएंगे? ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये हमारा 3 का डी है, ये 4 का एस है, ये 4 का पी है, और ये 4 का डी है। यानी ये डी जो है वो एन डी है, और ये वाला जो डी है वो n-1 डी है। ये बात समझ में आ रहा है? n-1 डी का मतलब एगो पहिल का डी, एगो पहले वाला डी। अब इलेक्ट्रॉन भरते हैं, कय को भरना है इसमें?
7 को। 3 को रूल था इलेक्ट्रॉन भरने से संबंधित, पॉलिंग का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलिंग का अपवर्जन सिद्धांत 11th में पढ़ा हुआ था, तो बताया था कि किसी दो इलेक्ट्रॉनों का एड्रेस सेम नहीं हो सकता। हंस रूल, जिसे बताया गया था कि एक एक करके भरा जाता है, ठीक है ना। एक और था आउ बाउ, एक एक करके भरा था, उसको आउ बाउ प्रिंसिपल बोलते हैं। और हंस रूल में बताया गया था कि दो गो सेम स्पिन वाला एक में नहीं रख सकता, हमेशा उल्टा रखते हैं, एगो +1/2 एगो -1/2। इन सारे नियमों की सहायता से इसको भरना शुरू करेंगे। 7 को भरना है, ऐसे बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। पहले पूरा भरते हैं तब दोहराते हैं, ये सब याद आ रहा है। फिर एस में कितना भर लेंगे, 2 गो। अब बाकी सारा बॉक्स क्या होगा, खाली रह जाएगा। ये भी किसका बनाया, हम लोग कोबाल्ट का बनाया है। अब इतना बना लेने के बाद तब कहेंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर पता कीजिए, क्योंकि कोबाल्ट उस कंपाउंड में, इस कॉम्प्लेक्स में, ये कोबाल्ट के रूप में नहीं ना है, वो कोबाल्ट +3 के रूप में है। देखिए तो कोबाल्ट +3 आ रहा है कि नहीं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +3। निकाल के दिखाएंगे, निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। यहाँ पे इसको x मानेंगे, वो 0 -3, x -3 बराबर 0, x बराबर +3। तो अगली बार हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप कहेंगे ठीक है अब ये जान गए, तो आइए अब बनाएंगे हम लोग किसका, CO+3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। किसका, CO+3 का बॉक्स बनाएंगे। एक बात बताइए, इसमें से 3 गो प्लस का मतलब 3 गो इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 3 गो इलेक्ट्रॉन कहां से निकालें, हर बार इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा यानी आउटर सेल से, आउटर ऑर्बिटल से निकाले जाते हैं। जिसमें सबसे बाहर में कौन है, 4s, और उसके भीतर कौन है, 3d। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, 4s में। भले बाद में भरा रहा था ये, लेकिन निकलना हो तो कहां से निकलेगा, पहले 4s से। तब पहले 4s से निकालेंगे। निकालना कय गो है, 3 गो। s में कय गो है, 2 गो। तब पहले 2 गो निकाल दिए। अब एक और ही निकालना है, तो इसको निकाल दें, नहीं है, जो डबल किया गया उसको निकालेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए अब इसको निकाल बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे पहले लिख लेंगे ऐसे आर्गन, फिर यहाँ पे बनाएंगे पहले 5 को बॉक्स, 1 2 3 4 5। फिर 4 के एस के लिए एगो बॉक्स, फिर 4 के पी के लिए 3 बॉक्स, और फिर 4 के डी के लिए अपना 5 को बॉक्स। इलेक्ट्रॉन भरना है, 3 गो इलेक्ट्रॉन निकाल लेना है। तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल देने के बाद अब देखिए कैसा दिखेगा वो। यहां का इलेक्ट्रॉन गायब हो चुका है और इसमें का वो गायब हो गया। इतना कर दिए। अब इतना करने के बाद तब पूछा गया मेटल से कि तुम्हारे पास जगह खाली है। काहे कि हम 6 गो अमोनिया लेके आ रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए। तो पहले चेक किया जाएगा कि अमोनिया मोनोडेंटेट है कि बाइडेंटेट है। अगर अमोनिया मोनोडेंटेट होगा तो हर अमोनिया के लिए एक होगा बॉक्स। अगर वो लिगेंड जो है बाइडेंटेट होगा तो हर लिगेंड के लिए दो गो बॉक्स, क्योंकि जितना डेंटेट होगा उतना तरफ से दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। मेरा बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अमोनिया कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, एक तरफ से एक सेट इलेक्ट्रॉन, माने दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। यानी इसको कोई गो बॉक्स चाहिए, 6 गो बॉक्स चाहिए। तो पूछा गया इससे, अब किससे, कोबाल्ट से, कि तुमको 6 गो बॉक्स चाहिए, तो 6 गो बॉक्स अवेलेबल है। तो कोबाल्ट बोला कि हमारे पास 6 गो बॉक्स अवेलेबल है, और दो तरीका का सेट है, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कौन कौन सा 6 गो बॉक्स अवेलेबल है। एक यहां पे देखिए, माने ए गो एस, 3 गो पी और 2 गो डी। एक तो ये अवेलेबल है। और एक और तरीका हो सकता है कि इस इलेक्ट्रॉन को उठा के हम हे में डाल दें, क्योंकि हर बॉक्स की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉनों की होती है। तो फाकी से मैंने जगह छेक के बैठा है सब, इसको उठा के इसमें डाल दें, तो देखिए तो दो बॉक्स खाली हो जा रहा है। तो एक और तरीका है कि इधर का 2 गो इस्तेमाल कर लें, ये इस्तेमाल कर लें, और 3 गो इस्तेमाल कर लें। यानी हम 2 गो डी इधर से इस्तेमाल कर लें, 1 गो एस इस्तेमाल कर लें, और 3 गो पी इस्तेमाल कर लें। यानी मेटल कह रहा है कि हमको तो भाई कोई दिक्कत है, दोनों में से कौन हो, जौन आपको इच्छा हो। ठीक है। तो अब यहां पर देखा जाएगा किसको, लिगेंड को, कि लिगेंड कैसा है। तो आपको बताया था थ्योरी पढ़ाते समय कि NH3 क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कराता है, रीअरेंजमेंट कराता है। ठीक है ना। वो कहेगा कि भाई तो सब कोई कर सकता है, कमजोर को कर सकता है, मजबूत है, हम क्या करेंगे, हम इसको उठा के पहले पीछे फेंकेंगे। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए, सिंस मतलब चूंकि NH3 इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड,
Hence, rearrangement occurs. मतलब चूंकि NH3 एक प्रबल लिगेंड है, अतः पुनः वितरण होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर रीअरेंजमेंट होगा। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो यानी कि ये कौन सा उपाय करेगा? ये इसको उठा के पीछे करेगा, इसको उठा के क्या करेगा? पीछे करेगा। तो अब देखिए हम लोग अगला स्टेप क्या लिखने वाले हैं अब इसके बाद। अब यहां पर हम लोग लिखने वाले हैं CO+3, यहां पर नीचवा में लिखेंगे रीअरेंज्ड। रीअरेंज का मतलब समझ रहे हैं? मैंने फिर से पुनः सजाया हुआ, फिर से सजाना है इसको। अब इस बार हम कहेंगे कि चूंकि वो बात लिख देंगे वहां पे कि चूंकि NH3 क्या है? एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसलिए क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग कराएगा। अब जब शिफ्टिंग होने के बाद इनकी स्थिति क्या है, वो कैसे दिखेगा? अरे आप लोग भुनभुनाइए मत, तो इरिटेट हो रहे हैं, बार बार देखना पड़ रहा है, मत बोलिए कुछ। यहाँ पे आर्गन हो गया, फिर इसके बाद इसके बॉक्स बनाएंगे हम लोग, ऐसे बॉक्स बना लिए। और तब पूरा पुराना वाला वही काम, S, फिर से हमारा ये 3 गो P, और फिर से ये सारा वाला D, इतना कर लिए। और अब कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन भरिए, तो अब इस बार इलेक्ट्रॉन क्या भरना है? नए तरीके से भरना है, रीअरेंज हुआ है। रीअरेंज क्यों हुआ है? क्योंकि लिगेंड मेरा क्या था? स्ट्रॉन्ग लिगेंड था। तो इस बार इसमें भरेंगे, इसमें 2 गो, इसमें भी 2 गो, इसमें भी 2 गो। हर जगह 2 गो खाली हो गया। जनरली खाली नहीं हुआ है, ये इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, मतलब इस लिगेंड की उपस्थिति में इसको खाली कराया गया है। इसे तो आउ बाउ वाला प्रिंसिपल फेल हो जाता। आउ प्रिंसिपल वो क्या बोला था? एक एक करके ना भरना था। यहाँ पर जबरदस्ती किया गया, किसके चलते? लिगेंड के चलते। अब लिगेंड से कहा जाएगा कि अब तुम अपना ऑर्बिटल एक्वायर कर सकते हो। कितना हमको ऑर्बिटल एक्वायर करना था? 6 गो। तो देखिए हम 6 गो ऑर्बिटल गिन के पकड़ रहे हैं, 6 गो डिब्बा पकड़ लिए। देखिए तो 6 गो दिखा? कौन कौन दिखा? 2 गो D, 1 गो S, और 3 गो P। ठीक है। अब अगली का बार यहाँ पर फिर से लिखेंगे CO+3, और यहाँ पर लिखा जाएगा हाइब्रिड। मतलब इस बार जो कोबाल्ट इस्तेमाल कर रही, इस बार जो हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सा? हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने वाले हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में कैसे बनाएंगे? हाइब्रिडाइजेशन याद आ रहा है 11th क्लास वाला? हाइब्रिडाइजेशन का होता है कि अगर बॉन्ड बनाना है तो पहले ऑर्बिटल को फेंटिए, और ताकि सारे बॉन्ड बराबर बन सके, एक जैसे बन सके, समान गुण वाले बन सके। अगर आपको याद हो तो एक एग्जांपल दिए थे हम वहां पे मीथेन का, इसी हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ाने के समय। और बोला गया था कि हाइब्रिडाइजेशन में 1 गो S और 3 गो P इस्तेमाल हुआ है मीथेन बनाने में। तो हिसाब से तो चारों बॉन्ड का साइज अलग अलग होना चाहिए, लेकिन वहां पर देखा गया कि चारों बॉन्ड का साइज बराबर था। तो इसका मतलब क्या हुआ है? तो वहीं से तर्क निकला कि इसका मतलब है कि सारे ऑर्बिटल्स को आपस में फेंटा गया था। अब देखिए यहाँ पे तो जगह है नहीं उतना कि हम आपको बगल में यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन समझा दें। अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन कमजोर है तो 11th में टाइम जब स्टार्ट होगा तो आपको बता देंगे, आके उसको कवर कर लीजिएगा। ठीक है ना? बड़ा जरूरी टॉपिक है, बहुत ये इस पर समझ बन जाएगा। ठीक है ना? हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली होता क्या है। अब यहाँ पे तो वो चीजें हम आपको समझा नहीं पाएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, 11th का टॉपिक था वो। फिलहाल विश्वास करके चलिए कि जब ऑर्बिटल को छांट दिया गया है तो उन सारे ऑर्बिटल को आपस में मिला दिया जाएगा, और सबको मिला के, जैसे कि आपके पास बताए थे कल ना कि मान लेते हैं लाल रंग का पेंट है 1-2 लीटर, 1-2 लीटर आपके पास मान लेते हैं पीला रंग का पेंट है, 1-2 लीटर ब्लू रंग का पेंट है, आपको पेंट करना है, तो सबको एक में मिला दीजिएगा, देखो यूनिक कलर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना? तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सबको अब एक में फेंटेंगे, और फेंट के क्या करेंगे? एक यूनिक कलर बनाते हैं, एक नया रंग तैयार करते हैं। वैसे ही इन सारे ऑर्बिटल्स को फेंटना शुरू करेंगे। क्या होगा? पहले तो ये 3 गो अपन जैसे था वैसे बना लिए, अब बाकी का ये 6 गो जो है वो एक साथ बनाएंगे। और यहां से कितना बच गया? पुराना वाला, वो बेकार वाला बच गया जिसका कोई यूज नहीं हुआ, ऐसे ही इसको लेके ढो रहे हैं हम लोग। अब इलेक्ट्रॉन भरने चलते हैं हम लोग।
इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इसमें तो पहले से अपना 3 गो पड़ा हुआ था। अब ये जो ऑर्बिटल तैयार हुए ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, मतलब रेडी टू बॉन्ड है। अब ये बॉन्ड बना सकता है। अब जब ये खाली कर दिया 6 गो, तब आएगा हमारा कौन सा NH3। और NH3 आगे कहेगा कि कितने बॉन्ड बनाना है, तो जगह कितने है, तो पता चला है तो जगह है। अभी क्या करेगा कि अपने इलेक्ट्रॉनों को एक गो बॉक्स में एक गो NH3 क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ले जाके डाल देगा। हर बॉक्स में एक एक NH3 अपना इलेक्ट्रॉन डालेगा। कई गो NH3 यहाँ पे देखिए तो थे। सारा NH3 क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन इसके भीतर भर दिया। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन भरा, देखिए इसकी स्थिति कैसी हो गई, कुछ ऐसा हो गया। अब यहां तक जाके सब इतना बना के तैयार कर दिए। अब इसको इससे कंक्लूजन निकालना है कि इसमें आप क्या क्या सीखे, इसमें जितना भी इंफॉर्मेशन आया इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन कंक्लूड हुआ है। कंक्लूजन देखिए, सबसे पहला इससे कंक्लूजन निकला है वो है इसका हाइब्रिडाइजेशन, मतलब इसका संकरण, कि अगर बॉन्ड बना है तो कौन कौन से ऑर्बिटल मिलके इसके बॉन्ड को बनाए हैं, मैंने कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए। तो देखिए तो ऑर्बिटल कौन सा पार्टिसिपेट किया, 2 गो D, 1 गो S और 3 गो P। तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, D2sp3। क्या हाइब्रिडाइजेशन आया, D2sp3, ठीक है ना। पहला ये बात पता चला, हाइब्रिडाइजेशन मिल गया इसका हमको। फिर आपसे पूछा जाएगा कि एक बात बताइए, ये जब हाइब्रिडाइजेशन है इसका ज्योमेट्री क्या होगा, मतलब इसका आकार कैसा होगा, मतलब इसकी ज्यामिति क्या होगी। अच्छा याद आ रहा है उस दिन सारा हाइब्रिडाइजेशन का ज्योमेट्री लिखवाए थे, तो D2sp3 में क्या लिखवाए थे, ऑक्टाहेड्रल। ये क्या बना, अष्टफलकीय, ठीक है ना। ये हम लोग निकाले हैं, ये D2sp3 निकला है। कैसे निकला है, 2 गो D, 1 गो S, 3 गो P से। या जो जो ऑर्बिटल भाग लिए हैं उनके नाम की सहायता से हम क्या निकाल दिए हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकाल दिए हैं। और हाइब्रिडाइजेशन की सहायता से ज्योमेट्री निकाला गया, ये याद किया हुआ चीज है, ऑक्टाहेड्रल। इसके बाद तब हम आपसे पूछेंगे, कितना बता दिए थे, एक और बात बताइए कि क्या इसमें कोई भी ऑर्बिटल, नहीं एक सेकंड रुकिए, ऑर्बिटल इसमें भीतर का डी इस्तेमाल हुआ है कि बाहर का हुआ है। ये भी तो हो सकता था ना कि बाहर का एस 3 गो पी या 2 गो डी हो गया, डी इस्तेमाल हो जाए, यानी यहाँ पे sp3d2 हो जाता। ये D2sp3 है, तो ऑर्बिटल कहाँ का इस्तेमाल हुआ, भीतर का कि बाहर का। आप कहिएगा भीतर का इस्तेमाल हुआ, तो इसके लिए हम बोलेंगे कि ये कौन सा है, इसको बोलते हैं हम लोग इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मतलब ये आंतरिक कक्षक यौगिक है। ये क्या है, आंतरिक कक्षक यौगिक है, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, यानी भीतर के ऑर्बिटल्स को क्या किया गया, यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। क्लियर है ये बात। इसके बाद तब आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि क्या इसमें कहीं भी एक भी ऐसा बॉक्स दिख रहा है जो अनपेयर्ड है। जैसे एग्जांपल के लिए सुबह में जो हमें पढ़ाए हुए थे, यहाँ देखिए, यहाँ पे ऑर्बिटल दिख रहा है, खाली है, दिख रहा है ना। मतलब कोई भी ऐसा ऑर्बिटल हो जिसमें कैसा दिख रहा हो, ऐसे दिख रहा हो, क्या कोई ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ हो। ये सारा का सारा भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है, तो सारा का सारा भरा हुआ है, तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि देखिए ये कैसा है, ये डायमैग्नेटिक है, मतलब ये क्या है, प्रतिचुंबकीय है। ये क्या है, ये प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय क्यों है, क्योंकि इसके पास एक भी ऐसा बॉक्स नहीं है जो जिस बॉक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। सारे के सारे बॉक्स क्या हैं, पेयर्ड है, अनपेयर्ड है। तो जब इतना पता चल गया तब पूछा जाए कि देखो काम की, जब इतना जानते हैं तो म्यू बताइए, म्यू कितना हुआ। म्यू का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण तब निकलता है जब उसके पास इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा तब म्यू का मान क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। तो इसका म्यू का मान कितना हो जाएगा, 0। जीरो बीएम, बीएम का माने 4 मैग्नेटॉन्स, ठीक है ना। ये पता चल गया। तब पूछा जाए
कि क्या इसमें स्पिन निकलेगा, मैंने जब मोमेंट नहीं है, मैंने कोई भी ऐसा आपको तो इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा होगा जिसमें स्पिन दिख रहा हो। स्पिन कब आता है? जब सिंगल होता है तब। सिंगल होगा कहेंगे प्लस वन। आज जब ये दोनों भर देंगे तो क्या होगा? दोनों के स्पिन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, प्लस वन बाई टू माइनस वन बाई टू। तो पूछा जाए कि मैं स्पिन दिखा कोई ना, सारा का साथ एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं लो स्पिन कंपाउंड। ये कौन सा कंपाउंड है? लो स्पिन, मतलब ये निम्न चक्रण यौगिक है। ये हाई स्पिन कब होता है? जब इसमें अनपेयर्ड होता तब। जब 2 3 अनपेयर बच जाता था, यहाँ पे क्या लिख देते कि हाई स्पिन कंपाउंड। अभी ये क्या लिखेंगे इसके लिए हम लोग? लो स्पिन कंपाउंड। तो इतना सारा कंक्लूजन इससे निकल के आया। क्वेश्चन क्या बोले थे कि इसकी बॉन्डिंग को स्पष्ट कीजिए, इसके सारे कंक्लूजन्स को लिखिए। किसकी सहायता से? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सहायता से, वीबीटी की सहायता से इस कंपाउंड के सारे कंक्लूजन्स लिखिए। बताइए कि कंपाउंड कैसा है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, इसका ये इनर ऑर्बिटल है क्या आउटर ऑर्बिटल है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ये सारी बातें बताइए। तो वीबीटी की सहायता से इतनी सारी जानकारियां मिल गई। कुछ बातें हैं जो वीबीटी नहीं बता पा रहा है, जैसे ये उजला हो रंगीन होगा कि रंगहीन होगा, मतलब कलरफुल होगा कि कलरलेस होगा, ये बातें पता नहीं चल पा रही है अभी से। ये इस बात को भी नहीं बता पा रहा है कि ये स्टेबल होगा कि नहीं होगा, स्टेबिलिटी भी नहीं पता चल पा रहा है इससे। तो कुछ चीजें इससे पता नहीं चल पा रही हैं। ठीक ठीक है, उसको हम लोग बाद में पता करेंगे, दूसरे थ्योरी से पता करेंगे, इसकी कमी है। लेकिन जितना पता चल रहा है उतना हम लोग लिख लिए। आप एक बात बताइए, अगर यहाँ पर NH3 नहीं होके यहाँ पर अगर हम लगा देते पानी H2O, यहाँ पर अगर H2O लगा देते तो क्या होता? तो हम कहते हैं कि वीक लिगेंड हो जाता। तो वीक लिगेंड होता तो ये वाला स्टेप नहीं लिखते हम लोग, ये बीच वाला स्टेप क्या करते हम लोग? नहीं लिखते। और जब बीच वाला स्टेप नहीं लिखेंगे तब कहेंगे कि इसका मतलब है रीअरेंजमेंट नहीं होगा, तो यहाँ के बाद डायरेक्ट बाहर वाला ऑर्बिटल पकड़ के कंपाउंड बना देंगे। ठीक है, तो चलिए वो क्लास वर्क दे रहे हैं, निकालिए कॉपी, निकालिए, बनाइए क्वेश्चन बनाइए। हो गया क्वेश्चन दे। ये सब ऐसे ही रहेगा, केवल इसके जगह पर लिखिए COH2O होल 6 Cl3। सॉल्व कीजिए, जल्दी बनाइए तो। हाँ, अब लोग तो इसको मिटाना पड़, कुछ कुछ लिखना पड़ जाएगा यहाँ पर तो। ना यही ना आप लोग चाह रहे हैं, कुछ कुछ लिख देता कि समझ में नहीं आए। कोई ऐसा है जिसको यूं नहीं बुझा रहा है कि क्या चल रहा है? चैप्टर वैप्टर का नाम, सब्जेक्ट, ये तो समझ में आ रहा है ना? जल्दी बने तेजी में, क्योंकि एक्शन मोबाइल ले ले।
बन गया, जल्दी बनाइए। उधर दिया हुआ क्वेश्चन, बनाइए। सब टूट रहा है सर। तो छुट्टी में क्या क्या किए हैं बताइए ना कुछ। सबसे बढ़िया काम वही है, हम इसको सपोर्ट करते हैं, हम भी वही काम किए हैं। कल क्लास है इसी टाइम में। और रात में टाइमली सोइए लो, सुबह में हम जानते हैं नींद अच्छा आता है। ये नहीं कब क्लास में आके भंगवा रहे हैं, बात बिल्कुल सही नहीं है। बन गया? नहीं, सेम ऐसे ही तो बनाना है, जैसा बनाया वैसे ही बनाना है, सेम टू सेम। केवल इसमें बस अंतर यही है ना कि वीक लिगेंड होगा तो ये वाला स्टेप गायब कर देंगे या इलेक्ट्रॉन आगे में भर देंगे, आगे भरेंगे बस। सारा कहानी सेम है। इसमें इलेक्ट्रॉन भर लीजिएगा, इसको आप सटा ही नहीं है, आप हाइब्रिडाइजेशन के स्टेप मिस कर दिए। ठीक है, आपका भी गलत, ये हाइब्रिड होता तो सारा चिपक गया रहता। यहाँ पे इसको ये फ्यूज कराइए, सबको एक में जोड़िए छह को। अरे क्या लिखी है आप? इक्के का कमजोर पड़ेगा, पढ़िएगा एक बारी। या नीचे का लिखी है? क्या लिखी है जा पढ़िए इसको। अरे कमजोर लिखिए, कमजोर होता है। ये जरूरी नहीं है, इसके बारे में आगे पढ़, आगे अगले टॉपिक में पढ़े, ये बातें जरूरी नहीं है। ये अधिकांश जगहों पे देखा जाता है लेकिन वो जरूरी नहीं, केस नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है। रंग के बारे में VVT कुछ बता ही नहीं सकता, यही तो कमी है इसकी। TFT बताएगा ना, वही फॉर्मूला गलती लगा दिए हैं, कोनो बात नहीं है, फॉर्मूला बता देते हैं, n × n + 2 होता है। बाकी सारा चीज सही है। इसको हाइब्रिड लिख के बना के देखिए, बॉक्स बनाने में कमी मत कीजिए, देखिए आप 2 3 लाइन में इसके बाद एगो बनाइएगा, यहाँ पे हाइब्रिड लिखिएगा और इसमें सटा के बनाइएगा। ठीक है ना, ऐसे देखिएगा एनसीईआरटी में बनाया है, इस ये वाला स्टेप बनाया है एनसीईआरटी में। ठीक है। नहीं तो बताए शॉर्टकट मार दिए, बताइए बॉक्स बनेबे नहीं किए, बिना बॉक्स से मार्क्स नहीं मिलेगा। इसको आपको सटा के बनाइएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन भरिएगा, वैसे ठीक है इससे। और कौन दिखाएगा कॉपी? वही तो कंक्लूजन है। अब किधर हाल है? वीडियो पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं? उच्च चक्रण, बाकी सब सही है। ठीक है, अभी बाकी जो बना देते हैं, जो छूटा होगा उसको उतार लीजिएगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हाई स्पिन पारा मैग्नेटिक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री ऑक्टर, एकदम सही है। एक वो निकाल लेंगे, म्यू निकाल लेंगे, n × n + 2। ठीक है, n × n + 2, बाकी सब सही है। ठीक है, सही है, n × n + 2 बन गया।
ज्योमेट्री वर्ग समतलीय नहीं होगा, ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा, दोनों का सेम होता है। D2sp3 हो sp3d2 हो, दोनों में सेम ऑक्टाहेड्रल होगा अष्टफलकी। हाँ अति नहीं ना, उसको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। सर 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 अनुचुंबकीय, प्रति नहीं, अनु होगा, हम ये नाम देखे, हमको लगा प्रति लिखना चाहते थे आप, अनुचुंबकीय होगा ये, क्योंकि यहाँ पे जगह खाली है। ठीक है, अभी निकाल दे, n × n+2 फॉर्मूला होता है। आइए इसको निकाला जाए, हम निकाल देते हैं, देख लीजिए, निकाल देते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, पलटिए। ठीक, सही है। चलिए देखिए, यहाँ देखिए कैसे बनाया जाएगा, सीखिए, इसको भी सीखिए कैसे बनाया रहे हैं। दिया हुआ है CO H2O होल 6 Cl3, और आपसे कह रहा है कि इसके बारे में जितना इंफॉर्मेशन बता सकते हैं VBT से बताइए, इसके बारे में आप क्या क्या जानते हैं। हम लोग कहेंगे सबसे पहले तो सेंट्रल एटम CO है हमारा, है ना। तो कोबाल्ट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि पहले कोबाल्ट का बताइए हमको, 27 नंबर पे आता है, क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 3d7 4s2 4p0 4d0, इतना लिख लेंगे। तब क्या कहेंगे कि बताइए, इसका बॉक्स डायग्राम बना लेते हैं। टी के लिए कितना बॉक्स बनाए, टी के लिए 5 को बॉक्स बनाएंगे, एस के लिए कितना बनाए, फिर से पी के लिए कितना बनाए, और डी के लिए फिर कितना बनाए, हो गया। अब अगला काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को भरना, 7 को इलेक्ट्रॉन भरना है यहाँ पे। आइए 7 को इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाए, 1 2 3 4 5 6 7, और एस में 2 को भरना है, बाकी सारा तो खाली रहेगा। ये हमारा कौन सा है, 3 का डी है, ये हमारा 4 का एस है, ये 4 का पी है, ये भी 4 का डी है। अब पूछा जाएगा कि इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, हम कहेंगे कि इसका तो x होगा, इसका 0 होगा, इसका -3 होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, +3, x बराबर +3। तो क्यों नहीं यहाँ पे +3 वाला लिख लें, तो इस बार हम लिखेंगे CO+3। अब ये CO+3 का फोटो बनाना होगा, तो ऐसे ही ऐसे लिखेंगे, आर्गन 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 2 को इसमें से निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं। देखिए बोले बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत, और कोई मन में सवाल हो कि ऐसा क्यों बनाए, काहे कम किए ज्यादा किए, तो पूछ लीजिए अभी। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ये +3 कहाँ से है पता चला है ना, ऑक्सीडेशन नंबर निकाले थे, ठीक है। अब इतना बताने के बाद तब चेक करेंगे कि लिगेंड कैसा है। मेटल से पूछा गया है कि तुम्हारे पास 6 को बॉक्स है, हम H2O लेके आ रहे हैं, H2O मोनोडेंटेड लिगेंड है, मतलब एक और से जुड़ता है, 6 को लिगेंड लेके आ रहे हैं, वो 6 को बॉक्स चाहिए। कहा कि ठीक है, मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है, पुराने वाले को घसकाइए, बॉक्स तैयार कीजिए और लेकर वहां पे बॉन्ड करा लीजिए, एक तो ये पॉसिबिलिटी। दूसरा कह रहा है आगे में आके जुड़ जाइए, तो क्या लगे ताकत होगा तब ना। H2O क्या है, वीक लिगेंड है, यहाँ पर लिखेंगे जैसे पिछले बार लिखे थे कि चूंकि H2O एक दुर्बल लिगेंड है, इसलिए यहाँ पर पुनः वितरण नहीं होगा। Since H2O is a weak ligand, hence rearrangement not occurs। यहाँ पर बात लिखेंगे कि यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, इसके पास ताकत नहीं है किसी इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट करा के पेयर करा सके। तो क्या ऑप्शन बचता है, आगे वाले बॉक्स को ही पकड़ना। तो वो जो एक स्टेप यहाँ पर पीछे हम लिखे थे, यहाँ पर देखिए ये वाला जो स्टेप रीअरेंज वाला जो स्टेप लिखे थे, अब ये स्टेप नहीं लिखेंगे, यहाँ के बाद सीधे लिखेंगे कौन सा, हाइब्रिडाइज वाला स्टेप। हम लोग क्या कहेंगे कि अब जब पीछे रीअरेंज नहीं कराएगा तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑर्बिटल को सिलेक्ट करने का। आगे से कितना ऑर्बिटल सिलेक्ट करना है, 6 गो, तो 6 गो ऑर्बिटल में ये और ये सिलेक्ट कर लेंगे, पीछे वाला नहीं सिलेक्ट कर सकते। इसको सेलेक्ट कर लिए,
अब सेलेक्ट किए हैं किस चीज के लिए? हाइब्रिडाइजेशन के लिए, यानी अब हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ लिखेंगे CO+3 और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे हाइब्रिडाइज्ड, मैंने संकरित। अब ये संकरित ऑर्बिटल का फोटो बनाना है हमें, बनाइए संकरित ऑर्बिटल का फोटो। वो लाइन लिख लीजिएगा, चूंकि लिख लेंगे आप लोग, पुरनका वाला है, खाली नॉट अकर्स लिखना है। चूंकि H2O एक दुर्बल लिगेंड है अतः पुनः वितरण नहीं होगा, ये बात लिख लीजिएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? आर्गन इसमें पूरा बनाएंगे, सारा का सारा बॉक्स बनाएंगे। ये 6 बॉक्स को एक साथ बनाएंगे। और फिर इधर का बचा हुआ 3 को टुक्की जो नहीं, इसका टुक्की बना देंगे। लीजिए टुकड़ा हो गया इसका, ठीक है ना। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरिए। ये देखिए, ये तो इसका पुराना वाला इलेक्ट्रॉन है जो मेटल का इलेक्ट्रॉन था तो। और ये जो बाकी नया खाली हुआ है, किसके लिए खाली हुआ है? हमारे इस लिगेंड के लिए। लिगेंड को बुला के लाते हैं हम लोग। लिगेंड आया, H2O 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 H2O। अब हर H2O अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में डाल देगा। ये डाल दिया, ये भी 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 डाल दिया। यहाँ भी दूगो, 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 यहाँ भी दूगो। अब ये जो स्थिति दिख रही है, यही हमारे कॉम्प्लेक्स के भीतर की स्थिति होती है। इस कॉम्प्लेक्स में किस तरह इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं? ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भरे गए। अब आपसे पूछा जाए कि इतना सारा काम किए हम लोग, आइए कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं कि इतने सारे में आपको कंक्लूजन क्या मिला, क्या निष्कर्ष निकाले हैं आप। तो सबसे पहले का निष्कर्ष लिखेंगे किसके बारे में? हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण क्या हुआ इसका। हम लोग कहेंगे देखिए, ए गो S 3 गो P और 2 गो D इस्तेमाल हुआ है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बना मेरा? sp3d2। sp3d2 जब आएगा तो ज्योमेट्री क्या लिखी जाएगी? ये याद करना है इसको। ये हो गया हमारा ऑक्टाहेड्रल, मतलब अष्टफलकीय, पुराना वाला ही। जब इतना लिख लिए तब पूछेंगे कि क्या कहीं पे आपको यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं? एक सेकंड रुकिए, पहले इनर आउटर लिख लेते हैं। ये कौन सा बॉक्स इस्तेमाल किया? भीतर की बाहर का? बाहर का डी इस्तेमाल किया है। यहाँ पर हम इसको क्या लिखते हैं कि भाई ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये बाह्य कक्षक यौगिक है। अर्थात ये बाहर के ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए क्या है? बाह्य कक्षक है, बाहर का ऑर्बिटल इस्तेमाल कर रहा है। अगेन अब कहेंगे कि ठीक है ये हो गया, अब बताइए हमको इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, चुंबकीय गुण कैसा है। तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या है? पैरामैग्नेटिक है। ये अनुचुंबकीय है। अच्छा, ये एग्जाम के लिए बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में वो क्वेश्चन दे दे, बोल दे बताइए इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ये क्या बोलते हैं हम लोग, पैरामैग्नेटिक है, विच वन इज डायमैग्नेटिक। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको पता चल जाए पहले ही से देख के कि पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, ठीक है ना। तो ये लिखना जरूरी है, पैरामैग्नेटिक कैसे पहचानते हैं। जब पैरामैग्नेटिक आ गया यानी इसके बाद कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, तब पूछा जाएगा एकदम म्यू का मान बताइए, म्यू बराबर क्या होगा। तो म्यू बराबर क्या होता है फॉर्मूला? n इंटू n+2 सबका रूट। जहां पर n क्या है? ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। तब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? √4 इंटू 4+2 यानी कि आ जाएगा 2√6। ये भी पता चला।
अब पूछा जाए कि बताइए यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी की क्या कहानी है, मतलब यहाँ पे क्या सिंगल ये क्या आधा भरा हुआ ऑर्बिटल है ना, तो हाँ है। तो यहाँ पर आधा भरा हुआ ऑर्बिटल है, इसलिए इसको हम लोग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। यानी इसे उच्च चक्रण यौगिक भी कहा जाता है। ये क्या है? उच्च चक्रण यौगिक है। क्लियर हो गया ये बात? तो इतना सारा इंफॉर्मेशन इससे निकल के सामने आया है। हो जाएगा, कर लीजिएगा कवर। तो कुछ होमवर्क है कल के लिए, ठीक है? तो ग्रुप में डाला है सब, ग्रुप में डाला होगा सब, तो नहीं लिखेंगे ना? ना लिख देते हैं ना, कितना टाइम लगेगा? नहीं डाला है सब? लाइए बुक दीजिएगा, क्वेश्चन लिखिए। हाँ क्या बाबू? हाँ हाँ, यहाँ पे कहाँ 6 हो रहा है? 5 या 2 7 को हो रहा है ये वाला। ये कब है? +3 है ये, मतलब +3 का मतलब इनमें से 3 को इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। तो 3 को कैसे निकाले हैं? तो 2 को में से निकाले हैं, आए को हेकरा के निकाल दिए, इसको निकाल दिए, इसीलिए क्या बना ये? CO+3 बन गया है। निकाले ही इसलिए वो ऐसा हुआ, नहीं तो नहीं होता अपने मने। हो जाएगा। हाँ, अनुचुंबकीय और पाराचुंबकीय पता चलता है कि क्या यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। अगर अयुग्मित, यहाँ 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 देखिए, यहाँ देखिए, ये लास्ट वाला लाइन, द बॉन्डिंग इन, यहाँ लिखा हुआ है, द बॉन्डिंग इन मेटल कॉम्प्लेक्स एराइजेज व्हेन फील्ड लिगेंड इज वैकेंट ऑर्बिटल्स। नहीं तीन, नहीं तीन, सुनिए, लास्ट वाले में था। हाँ, इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट within the complex then complex is paramagnetic in nature। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या है? पारामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय, पास बुलाने वाला है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या है? वो डायमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय। यही बातें यहाँ पर लिखी गई, यही बात लिखी गई यहाँ पे है ना। चलिए क्वेश्चन लिखिए, ये लिखिए, वही वही वाला क्वेश्चन है। संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित में बंधन स्पष्ट करें। संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित में बंधन स्पष्ट करें। एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन, एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन इन फॉलोइंग, इन फॉलोइंग with the help of VBT, with the help of VBT। VBT के आधार पर, मैं संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर बंधन स्पष्ट करें, ठीक है ना? अब वही इंग्लिश में बोल दिए हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या है, K4 FeCN6, इसमें आपको बॉन्डिंग एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा है K3COF6, इसके बाद है
Na2 NiCl4 K2 NiCN4। हिंट्स दें, आपको लिस्ट लिखवा चुके हैं पहले ही से, यहाँ पे एक बार और यहाँ पे कुछ हिंट्स दे देते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3, इसका मतलब वो क्या है, टेट्राहेड्रल है। अगर हाइब्रिडाइजेशन आता है dsp2, इसका मतलब वो क्या है, स्क्वायर प्लेनर है। अगर हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d2, अगर हाइब्रिडाइजेशन आता है d2sp3, आपके पूरे सिलेबस में बस इतना ही पढ़ना है, इसको कम अच्छे से याद कर लीजिएगा, हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? इसको जैसे बनाया गया सेम वैसे ही बनाइए। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, बुक के अंदर दिए गए वही क्वेश्चन आपको हम दिए हैं। इसको कल क्लियर करके आइएगा, एटलीस्ट डाउट लेकर आइएगा कि हमको क्या समझ में नहीं आया है, ठीक है ना। कल क्लास होगी आपकी, इसी टाइम पे कल क्लास होगी, ठीक है ना। हो गया, लिख लिया आप लोग?